तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 5 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न आज हमारे पास में आ चुके हैं। आज के जो प्रश्न हमें तनुज तोमर जी ने भेजे हैं, इनके 78 नंबर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। आज क्या परिवर्तन देखने को मिला है, किस तरह से आज के प्रश्न आए हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। एमपी जीके का वेटेज बढ़ा है, कुछ आपका यहाँ पर रीजनिंग में परिवर्तन देखने को मिला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। लास्ट में हम आपको आज के टॉप 5 स्कोर बताएंगे तथा इस शिफ्ट का कट ऑफ भी आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, पिछले 2 दिनों का एग्जाम एनालिसिस नहीं आया था, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, हम कहीं बाहर चले गए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं। कल शाम वाली शिफ्ट में पूछा था कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा की सीटें हैं, इसमें आपकी विधानसभा की सीटें पूछ ली हैं। तो कुल 230 विधानसभा की सीटें मध्य प्रदेश में हैं। चलिए कुछ जानकारी आपको इस प्रश्न के बारे में दे दें। तो देखिए, विधानसभा की गद्दी राज्य की राजधानी भोपाल में है। जो भी यहाँ पर विधानसभा का नेता होगा वो कहाँ बैठेगा, भोपाल में बैठेगा, जो कि मुख्यमंत्री कहलाता है। या भोपाल शहर के अरेरा पहाड़ी इलाके में राजधानी परिसर के केंद्र में स्थित एक भव्य इमारत है। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर है विधानसभा। तो विधानसभा जो है वो आपकी कहां पर स्थित है, अरेरा हिल पर स्थित है। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, विधानसभा का कार्यालय 5 वर्ष का होता है यदि इसे इससे पहले भंग ना किया जाए। अगर भंग नहीं किया जाता तो 5 साल का कार्यकाल होता है। वर्तमान में इसमें 230 सदस्य शामिल हैं। कितने सदस्य हैं? कुल 230 सदस्य शामिल हैं, जो सीधे एकल सीट निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। ठीक है, और 15वीं जो विधानसभा है उसमें आपकी 21 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। ये भी आपको याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 15वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी। तो 21 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। फिलहाल आपका प्रश्न पूछा है कि कुल कितनी सदस्य संख्या है, तो 230 सीटें जो हैं वो आपकी वर्तमान में विधानसभा में हैं। कल आपसे लोकसभा में पूछा, तो लोकसभा में 29 सीटें हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है लोकसभा वाला जो प्रश्न है वो दोबारा पूछा जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण का द्वार किसे कहा जाता है। तो दक्षिण का द्वार बुरहानपुर को कहा जाता है। ठीक है, तो असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में स्थित है। असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित है। इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यही प्रश्न पूछा गया था कि दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो बुरहानपुर को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। लगभग 8 प्रश्न जो है वो आपके एमपी जीके के आज पूछे गए हैं। तो अदर स्टेट वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। राहत इंदौरी जो है, राहत, ठीक है, तो राहत इंदौरी का जन्म कहाँ पर हुआ था या फिर कब हुआ था, तो दोनों की जानकारी आपको हम देने वाले हैं। राहत इंदौरी जी का जन्म इंदौर में हुआ था। कल शाम को भी राहत इंदौरी से प्रश्न पूछा गया था कि राहत इंदौरी को जो है ये पीएचडी की डिग्री कब दी गई थी, तो 1985 में दी गई थी। हालांकि कल वाले कुछ प्रश्नों को हमने इस वीडियो में भी कवर किया, तो वो भी आपको हम बता देंगे। देखिए, तो राहत का जन्म इंदौर में 1 जनवरी 1950 को, अगर डेट पूछी थी तो याद रखना 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म हुआ था। कपड़ा मिल के कर्मचारी रफतुल्लाह कुरैशी और मकबूल उन निसा बेगम क्या हुआ था, यानी इनकी माता का नाम मकबूल उन निसा बेगम था और इनके पिता का नाम रफतुल्लाह कुरैशी था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये उनकी चौथी संतान थी। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई, इसलिए यह प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, और ये एक शायर थे और ये गायक भी थे, ये भी आपको याद रखना। इंदौर के निवासी थे। तो एमपी जीके के ये आपका लगभग तीसरा प्रश्न हो गया एमपी जीके का। ठीक है, अगला है, नगर वन योजना में देश भर में कितने वन विकसित किए जाएंगे। तो कुल 200 वनों का विकास किया जाएगा नगर वन योजना के अंतर्गत। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरकार ने वन विभाग, नगर निकाय और गैर सरकारी संगठनों और कॉरपोरेट्स और लोगों की भागीदारी और सहयोग पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए अगले 5 वर्षों में कितने, अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना लॉन्च की है। तो कुल 200 शहरी वन विकसित किए जाएंगे 5 वर्षों के अंदर, और इसी को ध्यान में रखते हुए नगर वन योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य आनंदम संस्थान की स्थापना कब की गई थी। तो अगस्त 2016 में मध्य प्रदेश राज्य आनंदम संस्थान की स्थापना की गई थी। आनंदम एवं सकुशलता को मापने के लिए जो है इसकी यूज किया जाएगा कि कितनी क्या खुशी हैं लोग, कितने मतलब कष्ट में हैं, ये आपका काम करेगा। ठीक है ना, अब पता नहीं क्या प्राप्त करेंगे। रोजगार दे दो तो सारे के सारे खुशी हो जाए, रोजगार देना नहीं है। ठीक है ना, चलिए दूसरा काम क्या है इसका, तो इसका प्रसार करने के लिए विभागों के बीच समन्वय की भूमिका निभाएगा। ठीक है, यानी आनंदम का प्रसार करने के लिए
ये समन्वय की भूमिका निभाएगा विभागों के बीच में, नीतियों का निर्धारण करेगा, अमल करेगा, एक्शन प्लान और पूरी प्रक्रिया को मुख्यधारा में लाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर आनंदम विभाग के द्वारा कार्य किए जाएंगे उन पर ये जो है एक तरह से निगरानी रखने का भी कार्य करेगा। ठीक है, तो 2016 में अगस्त में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। और आनंदम विभाग स्थापित करने वाला मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, हरदौल की मनौती कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है? आज सुबह ही हमने आपको ये वीडियो में बताया था, आज सुबह हमने वीडियो अपलोड की, भाई उसको जरूर देख करके जाना, क्योंकि वहाँ से दो तीन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 3 टॉपिक को हमने उसमें कवर किया है, जिसमें कि मध्य प्रदेश के कौन से शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यहाँ से भी प्रश्न अब बनने लगे हैं। और दूसरा हमने कवर किया था कि जो मध्य प्रदेश के शहर है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। कल जैसे कि बुरहानपुर केले के लिए प्रसिद्ध है, कल पूछा गया था। नरसिंहपुर आपका गन्ने के लिए प्रसिद्ध है। तो इन सब को हमने उस वीडियो में कवर किया है। साथ ही साथ में एमपी के मैप को भी थोड़ा सा देखा है, और एमपी के मैप से भी आपको इस वीडियो में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, जो आज इस शिफ्ट में एमपी के मैप से पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो सुबह वाली वीडियो देख करके जाना, 3 टॉपिक को हमने कवर किया है। तो उसी में हमने बताया था कि हरदौल की मनौती के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो हरदौल की मनौती के लिए ओरछा प्रसिद्ध है। और ओरछा कहाँ पर है? बुंदेलखंड में है। यही प्रश्न आज पूछा गया है कि हरदौल की मनौती कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बुंदेलखंड की हरदौल की मनौती प्रसिद्ध है। तो हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोकगीत है। दीमन हरदौल एक लोक देवता है, जिन्हें बुंदेलखंड की बहनें अपने भाई के रूप में पूजती हैं। ठीक है, और ये प्रश्न आज आपका पूछा गया है, आज सुबह हमने इसको करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गीजर घाटी कहाँ पर पाई जाती है, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है। तो गीजर घाटी कामचटका प्रायद्वीप जो आपका रसिया में है, रूस में है, वहाँ पर ये पाई जाती है गीजर घाटी। अब ये क्या है, आइए देख लेते हैं। तो गीजर की घाटी रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर एक गीजर क्षेत्र है, और यह दुनिया भर में गीजर का दूसरा सबसे बड़ा जमावड़ा है। यहाँ 90 गीजर और कई गर्म झरनों वाला यह 6 किलोमीटर लंबा लगभग 3.7 मील बेसिन रूसी सुदूर पूर्व में कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित है। गीजर का मतलब क्या होता है, आपने सुना भी होगा, गीजर से पानी को गर्म करते हैं। अब यहाँ पर गीजर का अर्थ है जो झरने, जो गर्म झरने होते हैं, गर्म पानी के झरने होते हैं, उन्हें हम गीजर कहते हैं। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गीजर कहाँ पर है, तो कामचटका प्रायद्वीप रूस में है, जिसे हम गीजर घाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा गया था। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? कल शाम को आपसे पूछा गया था सबसे पश्चिमी, आज आपसे सबसे पूर्वी पूछा है, तो सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला सिंगरौली है, पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। लेकिन यहाँ पर अब आगे आपसे पूछा जाएगा उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है। तो आपको एक बार ये मैप देख लेना, आज सुबह वाली वीडियो में भी हमने इस मैप को कवर किया है। देखिए, अब वो आपसे ऐसे नहीं पूछ रहे हैं कि सबसे उत्तरी कौन सा है, सबसे दक्षिणी कौन सा है, वो क्रम में लगा करके दे देते हैं। जैसे कल दिया था रतलाम और शाजापुर, रायसेन और सागर, इसको क्रम में लगाकर दिया था, और बोला था सबसे पश्चिम में कौन है, तो इस हिसाब से सबसे पश्चिम में कौन सा, रतलाम हो जाएगा। लेकिन वास्तविक बात करें तो सबसे पश्चिम में कौन सा है, आपका अलीराजपुर है। तो ये आपको देख करके जाना, वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि एकदम लास्ट में कौन सा है, वो क्रम में लगा करके दे देते हैं, फिर आपसे पूछते हैं। जैसे अगर आज ऑप्शन में सिंगरौली आया था, तो सिंगरौली तो आपका सबसे पूर्वी है ही है, लेकिन अगर सिंगरौली के अलावा दिया होगा तो आपको सीधी, सतना, पन्ना, दमोह ऐसे लगा के दिया होगा, फिर पूछा होगा कि कौन सा जिला सबसे पूर्वी है, तो आपका सीधी हो जाएगा। तो एक एक जिले के बारे में आपको बाकायदा याद होना चाहिए कि वो जिला कहाँ पर स्थित है। अगला आपसे पूछा जाएगा कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो आपका मुरैना लगाना है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो बुरहानपुर लगाना है। अगर बुरहानपुर ऑप्शन में नहीं है तो आपको बैतूल लगाना है। ठीक है, मुरैना ऑप्शन में नहीं तो आपको भिंड लगाना है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा देख करके जाना है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है NaCl अगर नमक है तो H2SO4 क्या है, तो H2SO4 एक तरह का अम्ल होता है, जिसे हम गंधक का अम्ल भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, इसके नाम से जो है पूछा जाता है गंधक का अम्ल किसे कहते हैं। देखिए इसका यूज कहाँ पर करते हैं, तो देखिए गंधक का अम्ल एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। प्रायः सभी आधुनिक उद्योगों में गंधक के अम्ल का उत्पादन होता है। अतः ऐसा माना जाता है किसी देश के द्वारा गंधक का अम्ल उपभोग उस देश के औद्योगिकीकरण का सूचक है। कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहा है कि जहाँ पर जितनी इंडस्ट्री होंगी उतना ज़्यादा H2SO4 का यूज होगा। तो जितना भी मान लीजिए कोई देश आपके यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो ये जरूर देखेगा कि आपके यहाँ H2SO4 का कितना उपभोग हो रहा है। अगर H2SO4 ज़्यादा उपयोग में लाया जा रहा है, इसका मतलब आपके यहाँ आराम से जो है वो अपनी इंडस्ट्री चला सकता है। ठीक है, तो H2SO4 को हम गंधक का अम्ल भी कहते हैं, तो एक तरह का यह अम्ल है। ठीक है, अगला है अलीराजपुर के लक्ष्मण तीर्थ मंदिर में कौन से देवता की मूर्ति है, तो अलीराजपुर के लक्ष्मण तीर्थ मंदिर में पद्म प्रभु स्वामी की मूर्ति है। देखिए जिले में जैन मंदिर भी है जो देखने लायक है। उदाहरण के लिए लक्ष्मणी तीर्थ मंदिर, यहाँ प्रभु पद्म स्वामी की मूर्ति आपको देखने को मिलती है, और प्रभु पद्म स्वामी को ये लोग अपना देवता मानते हैं। अलीराजपुर में यह मंदिर स्थित है, लक्ष्मणी तीर्थ मंदिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए अगला आपका बिल्कुल करंट अफेयर का प्रश्न पूछा है, 2023 का सुपर बेट रैपिड एंड ब्लिट्ज किसने जीता है, तो जो मैग्नस कार्लसन है शतरंज के खिलाड़ी, उनके द्वारा सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्ज आज के जो है पूछा गया प्रश्न है, तो इनके द्वारा जीता गया। देखिए विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने
पोलिश यहूदियों के इतिहास के संग्रहालय में ग्रैंड शतरंज के दूसरे चरण 2023, जिसे हम सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड कहते हैं, इसको इन्होंने जीत लिया। ठीक है, अब इन्होंने किसको हराया ये सब यहाँ पर दिया गया। कितनी राशि जीती, तो लगभग $40,000 की इन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन, ये विश्व के पहले नंबर के खिलाड़ी हैं शतरंज में। ठीक है, भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो जो विश्वनाथन आनंद है, इनको सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ये भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, पहले ग्रैंड मास्टर। ठीक है, विटामिन ए का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, तो आपको भी पता है विटामिन ए का उपयोग जो रतौंधी होती है, रतौंधी के उपचार के लिए विटामिन ए का यूज किया जाता है। अब विटामिन से भी एक दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, और अगर रतौंधी हो गया है तो विटामिन ए की गोलियां दी जाती हैं जिससे कि रतौंधी ठीक हो जाए। यह आंखों की एक तरह की बीमारी होती है, शाम ढलने के बाद में आंखों से कम दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपको देख करके जाना है। अगला है मध्य प्रदेश में शून्य सबसे पहले कहां पर आया था, तो मध्य प्रदेश में शून्य सबसे पहले ग्वालियर में देखा गया था। आप ग्वालियर के किले को घूमने जाएंगे तो वहां पर ऐसे एक डैशबोर्ड बोर्ड टाइप के भी लगे गए हैं जहां पर लिखा हुआ है कि जीरो की खोज सबसे पहले एमपी में हुई थी। और एमपी में कहां पर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले में जीरो की खोज हुई थी। ग्वालियर के किला राजा सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ कल के प्रश्न देख लेते हैं। कल शाम की 3rd शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे वो प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न था महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है, तो महेश्वर आपका नर्मदा नदी के किनारे है। 2-3 क्वेश्चन ये कर लें, उसके बाद में मैथ की ओर चलते हैं। ठीक है, कालांतर में महान देवी अहिल्याबाई होलकर की भी राजधानी रहा है कौन, महेश्वर। नर्मदा नदी के किनारे बसा यह शहर अपने बहुत ही सुंदर एवं भव्य घाट तथा महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा जिला पश्चिम में स्थित है, तो कल ही हमने आपको बताया था ये जिला आपका रतलाम है जो पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन में सागर, शाजापुर, रतलाम, रायसेन दिया गया था। ठीक है, चलिए, राहत इंदौरी को पीएचडी की डिग्री कब प्रदान की गई थी, तो पीएचडी की डिग्री 1985 में राहत इंदौरी को प्रदान की गई थी। ये प्रश्न भी कल पूछा गया था। उनकी एक कृति है उर्दू मुशायरा, इस पर इन्होंने लेख लिखा था जिसके लिए पीएचडी की डिग्री मिली थी। एक प्रश्न पूछा गया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट पहले जारी की जाती थी, अब इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, कौन सा ग्रह सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा लगा लेता है, तो बुध ग्रह सबसे कम दिनों में लगभग 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। यह प्रश्न आपका कल पूछा गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो नरसिंहपुर को मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह भी 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। तो ऐसे जो प्रश्न हैं उनको आज सुबह वाली वीडियो में हमने कवर किया है, तो आप लोग जरूर देख लेना। इस वीडियो के अंत में आपको यहीं पर वो देखने को मिल जाएगी, क्लिक करके आप देख सकते हैं जैसे ही वीडियो खत्म होगी। ठीक है, चलिए अब मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में प्रश्न था 2 पासों को उछालने पर योग 5 या 6 आने की प्रायिकता आपको बतानी थी, ये प्रायिकता वाला प्रश्न था। और उसके बाद में एक प्रश्न आपका आया था वर्गाकार टाइल्स की संख्या बतानी थी कि एक जो है फर्श दी गई थी, उस फर्श का कुछ आयतन दिया गया था, उस पर वर्गाकार टाइल्स लगानी थी, तो कितनी टाइल्स लगेंगी, ये वाला प्रश्न आज आपका पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस से आपका एक प्रश्न पूछा गया है। बॉड मास से 2 प्रश्न, एलजेब्रा अब बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है। 2 प्रश्न घातांक करनी से, एलसीएम एचसीएफ से एक प्रश्न पूछा गया है जो कि एक ही नियम फॉलो कर रहा है। 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, वो वाला जो रूल है उसी पर ये प्रश्न आ रहे हैं। परसेंटेज के लगभग 4 प्रश्न। आज कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 प्रश्न था और सिंपल इंटरेस्ट से 3 प्रश्न था। और जो तीनों प्रश्न थे वो आपके गुना वाले थे, 4 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, तो दर बताइए, रेट बताइए, ये वाले प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी टाइम एंड वर्क से 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट लॉस का 1 प्रश्न पूछा गया था, कुछ लोग कह रहे हैं 2 भी प्रश्न पूछा था। सिंप्लीफिकेशन के 3 प्रश्न लगभग, मिक्सचर एलिगेशन के भी 3 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। एक प्रश्न आपका आयु वाला पूछा था, एक मेंसुरेशन से था, एवरेज स्पीड, आपकी स्पीड में एवरेज स्पीड पूछा था एक प्रश्न, और रेशियो से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए बात रीजनिंग की करते हैं। यहाँ पर बड़ा परिवर्तन आज देखने को मिला है, इसमें पजल पूछी गई है। आज देखिए, तो कैलेंडर का एक प्रश्न था जिसमें पूछा गया था 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ये प्रश्न पूछा गया था कैलेंडर का। कल शाम वाली शिफ्ट में पूछा था कि 1971 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा। तो कैलेंडर को रिपीट होने वाले जो प्रश्न हैं वो आपके पूछे जा रहे हैं। +7 +14 इसमें करते हैं, आपको इसकी ट्रिक तो पता ही होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद में एक प्रश्न ऐसा जरूर बन रहा है, अगर आज शनिवार है तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ऐसा प्रश्न भी एक जरूर बन रहा है। ठीक है, चलिए एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति के 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि आपके अच्छे लेवल के, मतलब कठिन लेवल के आ रहे हैं। इसके अलावा पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग से 7 से 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इनको भाई बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इनमें जो है ना, ऐसे मान लीजिए गोल है तो इसमें 4-5 बार ये मोड़ रहे हैं, उसके बाद में एक बारीक बारीक सा कट लगा रहे हैं, तो इसको ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत छोटा छोटा उसमें दिखाई भी देता है, फिगर भी जो है ना बहुत छोटा छोटा होता है, तो बड़ी सावधानी से आपको करना है, थोड़ा सा ध्यान लगा कर करना है। अगर आपके पास में समय बचे तो इसको दोबारा से एक बार चेक जरूर कर लेना, क्योंकि 7-8 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है,
चलिए, बाकी 3 प्रश्न आपके एनालॉजी के आ रहे हैं, जो इसमें भिन्न छाँटना होता है, मतलब इनमें से अलग कौन सा है। कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न, एक प्रश्न आज आपका इनइक्वालिटी का भी पूछा गया है, कल नहीं पूछा गया था पर आज पूछा है, ठीक है। शब्दों का क्रम संयोजन अब नहीं पूछा जा रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो चिन्ह परिवर्तन वाले होते हैं, 2 प्रश्न आपके चिन्ह परिवर्तन वाले आए थे। सिटिंग अरेंजमेंट में 2 प्रश्न पूछे हैं जो कि पजल टाइप के पूछे हैं, ठीक है ना। तो एक पजल को सॉल्व करना था, उसमें से ही 2 प्रश्न आपके पूछ लिए थे, गोलाकार में, कुछ अंदर की ओर मुँह करके बैठे हैं, कुछ बाहर की ओर मुँह करके बैठे हैं। ये इसके दाएँ 5वां बाएँ 5वां ऐसे करके जो प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन का पूछा था, 2 प्रश्न मिरर इमेज के भी इसमें देखने को मिले हैं। इन्होंने बताया हमें आइदर और नाइदर नॉट का कोई प्रश्न नहीं था। मिसिंग लेटर से 2 प्रश्न था। रैंकिंग में 2 प्रश्न थे कि कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। काउंटिंग फिगर का भी एक प्रश्न आपका देखने को मिला है, ट्रायंगल काउंटिंग के लिए आया था। नंबर सीरीज का 2 प्रश्न, अल्फाबेट सीरीज से 3, वेन डायग्राम के 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और वो कैसे वाले हैं देखिए, वो ऐसे हैं जैसे कि ग्रह, पृथ्वी और पृथ्वी के अंदर मान लीजिए दिल्ली, ऐसा जो प्रश्न होते हैं तो पूछा जाता है ग्रह, पृथ्वी और दिल्ली को कौन सा बिल्कुल सही बताता है, कौन सा डायग्राम बिल्कुल सही चित्रित करता है। तो ऐसे वाले जो प्रश्न हैं 2 से 3 प्रश्न ऐसे आपके जरूर पूछे जा रहे हैं। बाकी कथन और पूर्व धारणा से भी 2 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग का पूरा वेटेज हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ें, ओवरऑल की बात करते हैं तो जीके जीएस में आज आपके 26 के लगभग प्रश्न, 26 प्रश्न जीके जीएस में देखने को मिले हैं। साइंस में 10 प्रश्न, मैथ में 26 प्रश्न देखने को मिले हैं। रीजनिंग में प्रश्न ज़्यादा है, रीजनिंग में लगभग 36 से 37 प्रश्न आपके रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। आज के टॉप 5 स्कोर की बात कर लें तो देखिए 78 पहले नंबर पर है, 77, 75, 73, 72, 71। तो ज़्यादा स्कोर अब आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि पेपर एकदम समाप्ति की ओर है। तो आपको 80 प्लस बहुत ही कम मिलेगा। आज इस शिफ्ट में मुझे कोई देखने को नहीं मिला है, ठीक है। कट ऑफ की बात करते हैं तो इस शिफ्ट का कट ऑफ 71 से लेकर के 75 तक जिसके भी नंबर आ रहे हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जो है 3 से 4 नंबर बढ़ने की संभावना है। और 2-3 क्वेश्चन इसमें गलत भी होते हैं। कल शाम वाली शिफ्ट में 2 प्रश्न गलत थे, ठीक है। चलिए, सजेशन आपको बता दें, अल्फ़ाबेट आपको याद कर लेना, एमपीजी के अच्छे से पढ़ लीजिए, जो बेसिक है। एमपी का भौगोलिक परिदृश्य क्या है, ये सब आपको पढ़ करके जाना। यहाँ से प्रश्न आप बनने शुरू हो गए हैं। सुबह वाली एमपीजी की वीडियो जरूर देख लेना, बाकी मेले भी हमने करा दिए हैं। और सुबह वाली वीडियो हमने 3 टॉपिक कवर किया एक साथ में, तो वो जरूर देख करके जाना, स्टैटिक जीके का, वहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। दूसरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी मटेरियल, जिसमें हम फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, सक्सेस जंक्शन लाइव। यहाँ पर हम आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, तो इसको भी आपको ज्वाइन कर लेना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। यहाँ पर आपको जो MPSI के लिए इंग्लिश की नीतू मैम की बुक मिल जाएगी, यहाँ पर किरण की किताबें आपको मिल जाएंगी, राकेश यादव से क्लास नोट्स मिल जाएंगे। तो बहुत सारे आपको यहाँ पर फ्री में स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएंगे। अगर लिंक से ओपन होता है तो ठीक है, नहीं ओपन होता है तो सर्च कर लेना सक्सेस जंक्शन लाइव, आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम आपका 2:30 बजे छूटेगा और 3 साढ़े 3 बजे तक हमारे पास प्रश्न आ जाएंगे। 4 साढ़े 4 बजे तक हम आपके पास में वीडियो लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो इस नंबर पर अपने प्रश्नों को जरूर भेज देना। तो सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।